हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य और आपका एक प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। हम आज से इसमें आपको 12th के केमिस्ट्री रसायन विज्ञान टोटल करवाने वाले हैं। और आपका जो 12th का पहला चैप्टर है ये ठोस अवस्था है। ठीक, ठोस का मतलब ईंटा, कपार पे मार लीजिए नहीं है तो। अब जो रसायन विज्ञान में टोटल आपके चैप्टर जो हैं 12th में वो कुल 16 हैं। ठीक, और बड़े बड़े भी हैं, कुछ कार्बनिक हैं, कुछ अकार्बनिक हैं, कुछ फिजिकल भी हैं। ठीक, फिजिकल का मतलब होता है जो आम भाषा में। ठीक, तो जो पहला चैप्टर है आपके केमिस्ट्री का वो है ठोस अवस्था, और आप ठोस से भली भांति परिचित होंगे पहले से ही। ठीक, तो सबसे पहले मैं यहाँ से नहीं चालू करूँगा ठोस कहाँ से, इसकी किसका पार्ट है, कहाँ से आया है, पहले मैं शुरू करने वाला हूँ। ठीक, तब तक आपने अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक सब्सक्राइब ठोकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ठोस अवस्था को थोड़ा सा पीछे घुमा लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास द्रव्य। ध्यान दीजिए, द्रव नहीं कह रहा मैं, द्रव्य लिखा है मैंने। इस द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। ठीक, और इंग्लिश में कहते हैं मैटर। ठीक, मैटर। अब जो द्रव्य होता है ये क्या होता है, तो सीधा लिखा है पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? तो जो पदार्थ होता है, हम सिंपल डेफिनेशन कह सकते हैं पदार्थ का कि संसार की प्रत्येक वस्तु जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं वो पदार्थ कहलाता है। जिससे अपने हाथ में मोबाइल पकड़ रखा है वो वस्तु ही है, वो द्रव्य में ही आ जाती है। ठीक, तो जिन वस्तुओं को हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, छू सकते हैं, वे सभी की सभी वस्तुएं जो होती हैं द्रव्य कहलाती हैं। ठीक, अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ लेता है कि द्रव्य क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, तब कुछ सिंपल कहना है कि संसार की वे प्रत्येक वस्तु जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसे हम द्रव्य कहते हैं। और आपको ये भी मालूम है कि जो पदार्थ होता है इसकी सबसे छोटी इकाई परमाणु होती हैं, और इसके भी छोटे कण होते हैं जिसे हम अपरमाणविक कण कहते हैं, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, फलाना ठिकाना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी। ठीक, तो जो पदार्थ होता है, पदार्थ को हमें मतलब ठोस पे लाना जल्दी। तो जो पदार्थ होता है इसको जो अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, द्रव्य की कितनी अवस्थाएं हैं, तो द्रव्य की कुल अवस्थाएं 6 हैं। ठीक, जो द्रव्य होता है, पदार्थ होता है, इसकी कुल जो होती है 6 अवस्थाएं होती हैं। ध्यान से देखते जाइए। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, द्रव्य नहीं, ये द्रव लिक्विड वाला है। अगला होता है गैस, फिर आता है प्लाज्मा, फिर आता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, और 6वां जबरदस्त अभी कुछ दिन पहले आया है, कुछ साल हो गए, इसको कहते हैं फर्मियोनिक कंडेंसेट, यानी कि FC। ठीक, फर्मियोनिक कंडेंसेट। तो कुल ये जो है हमारे पास 6 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन जो मुख्य मानी जाती हैं हमारे लिए वो केवल ये 3 होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक, इसी में से ठोस अवस्था निकला है। द्रव्य की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 6 अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, BC, FC। ठीक, तो जो ठोस, द्रव, गैस है इसी को मुख्य मानते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं मुख्य रूप से, तो आप कहेंगे 3, और ऐसे पूछता है तो आप कहेंगे 6। तो जो कुल 3 ये मुख्य रूप से अवस्थाएं, ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं। द्रव और गैस हम 11th में पढ़ते हैं, और जो ठोस होता है इसे 12th में पढ़ा जाता है। आसान होता है थोड़ा ये। तो अगर आपसे ये पूछे कोई कि बताइए कि ठोस किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे जो पहले के डेफिनेशन है कि जिन वस्तुओं का आकार और आयतन निश्चित होता है उसे हम ठोस कहते हैं। तो ये छोटा डेफिनेशन है, इसके गुण के बारे में दर्शाता है। अब हम क्या कहेंगे कि वे पदार्थ जिनके कणों के बीच, अवयवी कणों के बीच, अवयवी पे आपको ध्यान देना है, मैं आपको करवा दूंगा क्या होता है। तो वे पदार्थ जिनके अवयवी कणों के बीच अंतर आकर्षण बल अधिक होता है। ठीक, अंतर आकर्षण बल अधिक होता है, ज़्यादा होता है, मजबूत होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। ठीक, वे पदार्थ जिनके अवयवी कणों के बीच अंतर आकर्षण बल ठोसों की तुलना में कम होता है, ठोसों की तुलना में कम होता है, उसे हम द्रव कहते हैं। ठीक, इसमें बल थोड़ा कम रहता है, इसमें से बह जाता है, द्रव लिक्विड रूप में हो जाता है, जैसे पानी वानी हो गया। अब जो गैस होता है इसमें जो अंतर आणविक बल होता है ये नगण्य होता है, होता ही नहीं है। तभी जो भाप देखा होगा अपन तो उड़ते रहते हैं ऐसे ही, जो कमरा में छोड़ते पूरा फैल जाए, तो गैस होता है। तो समझ रहे होंगे आप, जो गैस होता है इसका अंतर आणविक बल एकदम नगण्य होता है, और ये गैस के रूप में इसी वजह से पाई जाती है।
अब जो प्लाज्मा अवस्था होता है, प्लाज्मा ये हमारी जो पृथ्वी पर है नहीं पाया जाता, या फिर कह सकते हैं ये जो होता है सूर्य में होता है, तारों में होता है, सूर्य में, तारों में, तार नहीं, वायर नहीं समझ लेना है, सन स्टार्स की बात कर रहा हूँ मैं, तारा, सूर्य और तारा, इन टाइप की जो वस्तुएं होती हैं उनमें पाया जाता है प्लाज्मा। होता क्या है इसमें कि हमने जो अब तक पढ़ा है कि जो नाभिक होता है इसमें केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन जो प्लाज्मा कंडीशन होता है इसके इलेक्ट्रॉन ही इसके नाभिक में पाए जाते हैं, जिसके वजह से इसमें लगातार बमबारी होती रहती है और ब्लास्ट होते रहते हैं, और सूर्य देख रहे हैं हमें ताप अभी तक मिलता है। ठीक, तो प्लाज्मा अवस्था किसे कहते हैं? आप सीधे कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह अवस्था जिसके नाभिक में ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे हम प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। और बोस-आइंस्टीन जो कंसंट्रेट है BEC वो परम ताप पर जाने पर मिलता है, और FC भी परम ताप पर जाने से ही मिलता है। जो BEC होता है परम ताप पर किसी भी गैस की अवस्था होती है, पदार्थ की अवस्था होती है, लेकिन जो FC होता है ये मुख्य रूप से आप कहेंगे कि ठंडे पोटेशियम, ये जो FC अवस्था है ये ठंडे पोटेशियम की सहायता से इसे बनाया गया है। ठीक, ठंडे पोटेशियम की सहायता से। जब ठंडे पोटेशियम को परम ताप पर करते हैं 0 केल्विन पर, तो वो एक बादल रूप में हो जाता है, बादल रूप में। तो जब बादल रूप में, घनाकार बादल रूप में छा जाता है तो उसी जो उससे स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम हार्मोनिक कंडेंसेट कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है कि ये बादल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है बादल के रूप में। बारिश की जाए, मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए बादल से, तो ये बारिश मत कीजिए, ठंडी है। तो ठंडा पोटेशियम जो होता है ये बादल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसी स्टेट जो, वही स्टेट जो आती है, अवस्था आती है, उसी को हम FC यानी कि फर्मियोनिक कंडेंसेट कहते हैं। ठीक, हमें इतने से कोई मतलब नहीं है अभी, हमें मतलब है केवल और केवल ठोस अवस्था से, कि ठोस पे मैं आपको ले चल रहा हूँ धीरे से, कि ठोस अवस्था किसे कहते हैं, क्या होता है इसमें, ये हमें मुख्य रूप से जानना है। तो जो ठोस अवस्था होती है, मैंने आपको डेफिनेशन पहले ही बता दी है इसमें कि ठोस किसे कहते हैं। तो वह पदार्थ जिसमें मजबूत अंतर आकर्षण बल हो, वह पदार्थ जिसमें या जिसके अणुओं के बीच, अवयवी कणों के बीच, आपको लिखना भी है कि अवयवी कणों के बीच, कणों के बीच अंतर आकर्षण बल, अंतर आकर्षण बल स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। ठीक, वे पदार्थ जिनके अवयवी कणों के बीच अंतर आकर्षण बल अधिक होता है, मजबूत होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ठोस पदार्थ कहते हैं। ठीक, अब केमिस्ट्री जो है इसमें जो हम ठोस पदार्थ को डिवाइड करते हैं, ठोस पदार्थ को, जैसे अगर आप इसमें एग्जांपल कहें तो ईंटा, पत्थर, लोहा, चांदी, सोना, कुछ भी हो सकता है। जो ठोस होता है इसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांट दिया गया, जिसमें पहला होता है क्रिस्टलीय और जो दूसरा होता है ये होता है अक्रिस्टलीय। ठीक, जो पहला होता है ये होता है क्रिस्टलीय और जो दूसरा होता है ये क्या होता है? अक्रिस्टलीय होता है। अब जो क्रिस्टलीय ठोस होता है और अक्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? तो जो ये क्रिस्टलीय ठोस होता है इसकी जो ज्यामितीय व्यवस्था होती है वो निश्चित होती है। कहने का मतलब क्या है कि वह ठोस जिसकी एक निश्चित त्रिविमीय ज्यामितीय व्यवस्था हो, वह ठोस जिसकी एक निश्चित त्रिविमीय ज्यामितीय व्यवस्था हो उसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, और जिसकी निश्चित त्रिविमीय ज्यामितीय व्यवस्था न हो उसे हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक, क्या कहेंगे? फिर से सुनिए क्या कह रहा हूं मैं। वह ठोस जिसकी एक निश्चित या जिसके अवयवी कण एक निश्चित त्रिविमीय ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, और वह ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित त्रिविमीय ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होते हैं इसे हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक, अब ये जो होता है इसकी निश्चित त्रिविमीय ज्यामितीय व्यवस्था होती है, यानी कि जो 3D पैटर्न होता है इनका वो निश्चित होता है। ठीक, फिक्स होता है, लेकिन जो इनका 3D पैटर्न होता है ये फिक्स नहीं होता। ठीक है, जो इनकी संरचना होती है
वो फिक्स नहीं होती, किसी भी तरह से इनकी संरचना हो सकती है। जैसे मान लीजिए मैं अगर क्रिस्टलीय ठोस की बात करता हूँ तो इनकी 3D संरचना फिक्स होती है। जैसे मान लेते हैं कि जो हमारा पहला कण होता है इसमें एक A है, दूसरा कण मैंने मान लिया B, तीसरा कण मान लिया मैंने C, फिर कण मान लिया A, फिर मान लिया B और फिर मान लिया C, फिर मान लिया मैंने A। तो आप ये बता सकते हैं कि इसका अगला जो कण आने वाला है वो होगा हमारा फिक्स है कि वो B होगा, आप बता सकते हैं। ठीक, ये फिक्स होता है। और मान लीजिए कि यहाँ पर मैं A रखता हूँ, A है तो इसको B कह दूँ, इसको C कह सकता हूँ, इसको A कह देता हूँ, फिर B C, फिर B C A B C A। ठीक, ये फिक्स होता जाएगा, ये हो जाएगा B, फिर ये हो जाएगा C। ठीक, तो इस तरीके से जो इनकी ज्यामितीय व्यवस्था होती हैं ये निश्चित होती हैं और जितना ही हम इसे आगे करते जाएंगे उतना आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक, जैसे आप कम ही रखें तो ठीक है। जैसे मान लेते हैं A B, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इतना गायब कर दीजिए तो चित्र जो है फिगर जो बड़ा हो जाएगा। तो ठीक, तो ये B A B A B, फिर ये हो जाएगा A, ये वाला टर्म हो जाएगा B, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, फिर ये जो होगा ये A हो जाएगा। ठीक, तो फिक्स होता है, आप कितने भी आगे इसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो इसका 3D पैटर्न होता है ये फिक्स नहीं होता है। सॉरी मैं लिखना भूल गया, यहाँ पर फिक्स नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर आ गया A, यहाँ पर आ गया B, फिर आ गया A, फिर आ गया B, लेकिन अगला जो आया ये आ गया उल्टा B ही आ गया। ठीक, फिर आ गया मान लीजिए A, फिर आ गया कहीं A, ठीक, फिर आ गया B। तो इस तरीके से जो पैटर्न होगा निश्चित नहीं हो पाएगा। जैसे ए बी ठीक था लेकिन फिर A आना चाहिए, B आ गया, तो जो यहाँ पर पैटर्न है वो गलत बनना शुरू हो गया। मान लेते हैं कि यहाँ पर B होगा, यहाँ मान लेते हैं A कहीं से, फिर मान लेते हैं B, फिर मान लिया कहीं B, फिर मान लेते हैं A B। मैंने कहने का मतलब क्या है कि A के बाद B आए, फिर B के बाद A, फिर A के बाद B, फिर B के बाद A, लेकिन A नहीं आया यहाँ पर। ठीक, यानी कि जो इसका पैटर्न था वो केवल यहीं तक लागू हो पाया। इसमें अगर नीचे देखते हैं तो B के बाद आया A, ठीक, फिर A के बाद B, फिर B के बाद A आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये पैटर्न लागू नहीं हुआ। लेकिन अगर यहाँ से देखें तो B A B, अगला क्या है कोई ठीक नहीं है, तो यहाँ से पैटर्न ये लागू हो रहा था लेकिन यहाँ लागू नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि जो इसकी 3D पैटर्न है वो निश्चित नहीं है, आगे क्या आने वाला है हम इसे बता नहीं सकते। ठीक, तो अगर मैं ये कहता हूँ जिसका 3D पैटर्न निश्चित नहीं होता है उसे हम अक्रिस्टलीय कहते हैं, और जिसका 3D पैटर्न निश्चित होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय कहते हैं। अब इसमें समझने वाली बात थी कि जो ये नियम इसका लागू है रूल बनने का, वो केवल यहाँ तक लागू हुआ है, फिर यहाँ पर लागू हुआ इस तरीके से। ठीक, तो ये ज़्यादा दूर तक लागू नहीं हो सकता। तो जब ज़्यादा दूर तक ये पैटर्न लागू नहीं होते हैं तो हम इस वजह से इन्हें हम कह देते हैं लघु परासी। क्या कहते हैं, लघु परासी, यानी कि इनका पैटर्न का जो बनने का तरीका है वह ज़्यादा दूर तक नहीं होने वाला है। ठीक है, कम ही होगा, छोटा छोटा हुआ, चार चार हुआ है, बस लघु कह देंगे। ठीक, अगला क्या आने वाला है, हो सकता है कि यहाँ पर A आ जाए या हो सकता है B आ जाए, कुछ भी आ सकता है, हम इसका प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। ठीक, अब जो ये पैटर्न होता है A B बहुत दूर तक चला जाएगा, A B बहुत दूर तक चला जाएगा, तो हम इसी वजह से इसे हम कहते हैं दीर्घ परासी। क्या कहते हैं, दीर्घ परासी। ठीक, यानी कि जो पैटर्न होती है बहुत दूर तक लागू हो जाता है तो हम इसे दीर्घ परासी कह देते हैं। ठीक, अब जो ठोस होते हैं इनका भी कुछ गुण होता है, इसी ठोस के ये प्रकार रहते हैं, इनके भी कुछ गुण होंगे। जो ठोस होते हैं इनका गुण क्या होता है, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो ठोस होते हैं, पहला पॉइंट यही है कि इनका आकर्षण बल मजबूत होता है और इनका आकार और आयतन दोनों के दोनों निश्चित होता है। ठीक, ठोस होते हैं इनका आकार आयतन निश्चित होता है। बोर्ड देख रहे हैं आप, इसका आकार भी निश्चित है, फिक्स है, आयतन भी फिक्स है। मार्कर देख रहे हैं, इसके भी आकार आयतन फिक्स है। अरे ठोस है ये, प्लास्टिक में ठोस ही है ये। अब तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि ठोस का जो गुण होता है, इस ठोस की बात कर रहा हूँ, इसका नहीं बात कर रहा मैं अभी, इसका कह रहा हूँ। तो जो ठोस होते हैं ये असंपीड्य और कठोर होते हैं। असंपीड्य का मतलब होता है कि जिसे पिचकाया नहीं जा सकता है। ठीक, तो जिसे पिचकाया नहीं जा सकता है उसे हम असंपीड्य कहते हैं। ठीक, जो पिचके ना उसे असंपीड्य कहा जाता है। जैसे मैं आपसे ये कहता हूँ
कि आप अपने पास से दीवार पे एक मुक्का मारिए, दीवार टूट जाएगी दीवार नहीं टूटने वाली है, आपका हाथ टूट जाएगा। तो जब हम दीवार को दबाएंगे उस दूसरी तरफ, तो दीवार अपने पोजीशन से हटने वाली नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हम दीवार को पिछाने की कोशिश कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दीवार दबती नहीं है, तो इस वजह से हम उसे असंपीर्ण कह देते हैं, कठोर कह देते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास कोई प्लास्टिक का खिलौना है, आप उसे इस तरीके से दबाएं तो वो दब जाएगा, ठीक, तो उसको संपीर्ण कहा जाता है उस टाइम पे, ठीक। जो ठोस का घनत्व होता है ये अधिक होता है, ठीक। अब मैं बात करता हूँ, मान लीजिए क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, तो मैं आपके क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, इसका परास कैसा होता है, अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, और इसका परास कैसा होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस का जो परास होता है ये दीर्घ परासी होते हैं, मतलब कि ज़्यादा दूर तक पैटर्न लागू होगा, और जो अक्रिस्टलीय होता है इसके परास ज़्यादा दूर तक लागू नहीं हो पाते हैं, तो हम इसे लघु परासी कहते हैं, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि बताइए, चलिए ठीक है, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इसे हम वास्तविक ठोस कहते हैं। कौन सा ठोस कहते हैं? वास्तविक, यानी कि रियलिटी में ये ठोस होते हैं, मतलब सही में ये ठोस के गुण को दर्शाते हैं। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनको हम आभासी ठोस कहते हैं, कि लगते हैं कि ये ठोस हैं लेकिन वास्तव में ठोस की तरह व्यवहार नहीं करते। इनका जो सभी प्रॉपर्टी होती है, गुण होती हैं, वो ठोस की तरह व्यवहार नहीं करती, ठीक। तो इसको आप कह सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस भी कहते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस को आभासी ठोस कहा जाता है, ठीक। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि चलिए ठीक, बताइए क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है, ठीक। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होता है। अभी आपने सब बनाया होगा डायग्राम सब, तो इस पर इसी पर आपको 2-3 पॉइंट पहले से ही मिल जाएंगे। जैसे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, इधर लिखता हूं क्रिस्टलीय और इधर अक्रिस्टलीय, ठीक। अब सुनिए, इसमें जो क्रिस्टलीय होते हैं इनकी जो ज्यामितीय व्यवस्था होती है, 3D पैटर्न, हिंदी में लिखना पड़ेगा, निश्चित त्रिविमीय ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं और ये नहीं होते हैं, यानी कि निश्चित त्रिविमीय ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं, ठीक। जो दूसरा पॉइंट आता है, अभी बताया क्रिस्टलीय ठोस की जो पैटर्न होती है दूर तक लागू हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि ये दीर्घ परासी होते हैं। कैसे होते हैं? दीर्घ परासी होते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये लघु परासी होते हैं, ठीक। जो तीसरा पॉइंट आता है इसमें, मैंने वो कह भी रखा है कि जो क्रिस्टलीय ठोस है तो इसे ही वास्तविक ठोस कहते हैं। ये झूठा ठोस होता है, ये झूठा होता है, बेवफा होता है वो। तो ये जो होता है इसे हम वास्तविक ठोस कहते हैं, वास्तविक ठोस। और ये जो होता है, और सॉरी दूसरा ये आभासी ठोस होता है, ठीक। आभासी ठोस होता है। इसका जो चौथा पॉइंट है, ये होते हैं विषमदैशिक, ठीक। विषमदैशिक। आप कंफ्यूज होंगे कि ये क्या है, क्लियर करूंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। विषमदैशिक। और ये होते हैं समदैशिक, ठीक। जो पांचवा पॉइंट आता है, ये होता है कि इसका शीतलन वक्र जो होता है असतत होता है, ठीक। और इसका शीतलन वक्र सतत होता है। घबराने की आवश्यकता नहीं कि दोनों क्लियर करूंगा कि समदैशिक, विषमदैशिक, शीतलन वक्र असतत और शीतलन वक्र सतत का मतलब क्या है। अब छठा एग्जाम्पल लिख सकते हैं डायरेक्ट ही। इसका घनत्व तो अधिक हो जाता है, उसका घनत्व तो कम भी होता है, कोई लेकिन जरूरत नहीं है, 5 पॉइंट काफ़ी है हमारे लिए। इसमें कह सकते हैं जैसे लोहा हो जाए, नमक हो जाए, ये सब जो आप कह सकते हैं कि इसमें शामिल हो सकता है।
और ये जो होता है ये कन्वर्ट करता है बालू को, कांच को, ठीक, रबड़ को, इस तरीके से ये इसमें आ जाती है। ठीक, तो ये था हमारा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के बारे में। ठीक, धीरे धीरे आपको सारे के सारे केमिस्ट्री के पॉइंट क्लियर करते जाएंगे। रोजाना आपको लेक्चर भी इस पर देते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि आपको हर पॉइंट क्लियर हो जाए और आपके साथ साथ दूसरों का भला हो, मेरा भी कुछ भला हो जाए।